यूपी के संभल में मस्जिद वर्सेस मंदिर विवाद में आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी लकीर खींच दी। सुप्रीम कोर्ट ने छोटे छोटे जज वाली विपक्ष की उस राजनीतिक लाइन को मानो झटका दे दिया जिसमें विवादित स्थल का सर्वे करने के स्थानीय अदालत के आदेश पर सवाल उठाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने जहां मुस्लिम पक्ष को हाई कोर्ट जाने का रास्ता दिखा दिया तो लोअर कोर्ट से भी कह दिया कि जब तक हाई कोर्ट में ये मामला नहीं पहुंचता लोअर कोर्ट कोई फैसला नहीं करेगा। इस बीच विवादित स्थल के सर्वे की रिपोर्ट भी सील करके रखने के आदेश दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए भी साफ निर्देश दिए हैं। सवाल पब्लिक का है कि क्या सबसे बड़ी अदालत ने एक बार फिर 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की आड़ में संभल जैसे मामलों पर पर्दा डालने की कोशिश को आज ठुकरा दिया। मैं आपको बता दूं कि आज सुप्रीम कोर्ट में जब मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई हुई उससे पहले 28 नवंबर यानी कल AIMPLB ने एक चिट्ठी लिखकर मुख्य न्यायाधीश से ये अपील की थी कि वो स्वतः संज्ञान यानी सुओ मोटो संज्ञान लें और निचली अदालतों को ये निर्देश दें कि ऐसे विवादों को ना सुना जाए। वैसे मुस्लिम संगठन और कुछ विपक्षी दल जब स्थानीय अदालतों में संभल जैसे मामलों के उठने पर सवाल उठा रहे हैं तो दूसरी ओर वक्फ एक्ट 1995 को बनाए रखने की वकालत भी करते दिख रहे हैं, जिसमें हिंदू पक्ष के मुताबिक वक्फ बोर्ड्स को असीमित अधिकार दिए गए हैं। सवाल पब्लिक का है कि वर्शिप एक्ट वर्सेस वक्फ कानून मनमानी है किसकी? संभल पर सुप्रीम कोर्ट ने खींची लकीर, अब कोर्ट ही लिखेगा तकदीर? यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है। 24 नवंबर को संभल में हुई हिंसा का सच सामने आना बाकी है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने रिटायर्ड हाई कोर्ट जज की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यों की जांच कमेटी का गठन भी किया है। ये कमेटी 2 महीनों में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। उधर हिंसा के बाद आज विवादित स्थल पर पहली बार जुमे की नमाज हुई। इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था बेहद सख्त थी। इस बीच बीजेपी विधायक शलभमणि त्रिपाठी ने विवादित स्थल को लेकर दावा किया है कि 2012 तक वहां हिंदू पूजा करते थे। उन्होंने तस्वीरें पोस्ट करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा है 2012 यानी सपा सरकार से पहले तक हरि मंदिर पर पूजा अर्चना होती थी, शादी ब्याह के संस्कार भी होते थे। इसकी पुरानी तस्वीरें भी मौजूद हैं। सपा सरकार में MP शफीकुर रहमान बर्क के दबाव में पूजा अर्चना रुकवा दी गई। हरि मंदिर को पूरी तौर पर जामा मस्जिद में तब्दील कर दिया गया। सरकारी गैजेट से लेकर तमाम लेखों में यहां हिंदू मंदिर का जिक्र है। यही वजह है कि आज कुछ लोगों को सर्वे से डर लगता है। सुनिए वहां के स्थानीय हिंदुओं का क्या कहना है। ये संभल है और संभल का केंद्र ये हरि मंदिर। तो जैसा हमने पढ़ा है और स्कंद पुराण में, और स्कंद पुराण आप पढ़ लीजिए, लेकिन बस शर्त यही है स्कंद पुराण पुराना वाला पढ़िएगा। हमारा मेन एंट्रेंस है हरि मंदिर का, वहीं पे कुआं स्थित है और जो छोटा भाग था उसको कवर करके वहां पुलिस अभी बैठी है। कूप भी देखा है हमने, और जो बीच में जो मतलब गर्भ गृह कहना चाहिए मुझे उसे, जिसमें ये माना जाता है कि महादेव स्थित हैं, उसकी परिक्रमा मार्ग में भी हम खूब भागे हैं बचपन में। तो इस बीच 28 नवंबर यानी कल संभल विवाद में चंदौसी कोर्ट में दाखिल ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का ये हलफनामा मेरे हाथों में है। इसमें सीधे तौर पर लिखा हुआ है कि 1920 में संरक्षित स्मारक इसे घोषित कर दिया गया था और यह संरक्षित स्मारक
1920 से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास है, लेकिन इसके बावजूद ये कहा जा रहा है कि एएसआई के अफसर जब अंदर जाना चाहते हैं तो उन्हें रोका जाता है। और जून में 2024 में वहां एएसआई ने निरीक्षण किया। एएसआई को निरीक्षण करने के लिए जिला प्रशासन की मदद लेनी पड़ी क्योंकि मस्जिद कमेटी रोक रही थी। इस हलफनामे के साथ जून में हुए एएसआई के सर्वे की निरीक्षण की रिपोर्ट भी अटैच की गई है। ये रिपोर्ट भी मेरे हाथ में है। इसके बाद इसमें यह भी लिखा है कि मस्जिद के मुख्य द्वार की से बाईं तरफ पुराना कुआं देखा गया है और इसकी तस्वीरें भी अटैच की गई हैं एएसआई के द्वारा। ये मुख्य द्वार है, इसके साथ बाईं तरफ कुएं की बात लिखी गई है और कुएं के वहां किस तरह से पूजा याचना होती थी इसकी बात भी वर्णन की गई है। फुहरर की किताब में द मॉन्यूमेंट एल एंटिक्विटीज एंड इंस्क्रिप्शंस इन द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस ऑफ औध, इसमें पेज नंबर 10 में मिलता है कि एएसआई की ये सारी तस्वीरें एएसआई ने कोर्ट में पेश की हैं। एएसआई की रिपोर्ट ये भी बता रही है कि मस्जिद की सीढ़ी के दोनों तरफ स्टील की रेलिंग बनाई गई है और ये स्टील की रेलिंग अवैध है और जबकि ऐसी रेलिंग होनी ही नहीं चाहिए थी किसी भी एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट में बिना एएसआई के परमिशन के। लेकिन ये रेलिंग इन तस्वीरों में यहां नजर आती है। क्यों आई, कब आई, कैसे आई, इस पर एक एफआईआर भी दर्ज हुई है और इस एफआईआर की कॉपी भी एएसआई ने यहां पर लगाई है। 23 जनवरी 2018 की एफआईआर है और इसके आदेश भी दिए गए हैं कि ये रेलिंग हटाई जाए। अब सवाल ये है कि अगर ऐसे तथ्य पहले से हैं तो उसे ही तो लेकर हिंदू पक्ष अदालत गया। अब अदालत जो फैसला करे वो अदालत के हाथ में है। काशी विवाद में सर्वे हो या अभी संभल विवाद में सर्वे हो, हर बार मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है और मुस्लिम पक्ष ने 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की दलील देकर मामले को रोक देने की मांग की है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अगर मुस्लिम पक्ष को हर एक उचित फोरम पर अपनी दलीलें रखने का पूरा मौका देने का निर्देश दिया तो वही हिंदू पक्ष को अदालतों में केस लड़ने को नहीं रोका है। सवाल यह है कि क्या सेक्युलर राजनीति करने का दावा करने वालों का सबसे बड़ा दर्द यही है कि हिंदू पक्ष जा क्यों रहा है कोर्ट में? सुनिए आज संभल मामले में सुप्रीम कोर्ट के स्टैंड के बाद पक्ष विपक्ष के राजनीतिक प्रतिक्रियाएं क्या रही। सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला करके एक राहत भरी खबर दी है क्योंकि ये जो शांति फैली है वो निचली अदालतों की जल्दबाजी का फैसला कि उन्होंने एक ही पक्ष को सुना और 2.5 घंटे में ही सर्वे किया और फिर दूसरी मर्तबा फिर पहुंचकर जब एक मर्तबा सर्वे मुकम्मल हो गया दूसरी मर्तबा फिर चले गए। हमने एसएलपी डाली थी और अल्लाह का शुक्र है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसको मंजूर करते हुए उस पर जो जजमेंट दिया है वो काबिल तारीफ है। अभी हम आगे भी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका और डालेंगे और उसमें हम मांग करेंगे कि उसकी जांच जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सिटिंग जज के द्वारा की जानी चाहिए। मैं माननीय न्यायालय के फैसले का स्वागत करता हूं और समाजवादी पार्टी और उनके गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों को हिदायत देता हूं कि माहौल खराब करने की कोशिश ना करें, अन्यथा समाजवादी पार्टी डूब जाएगी। खोजेंगे दूरबीन लेकर के भी तो पता नहीं चलेगा। माननीय न्यायालय का हम सम्मान करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने जो भी आदेश दिया है हम उसका सम्मान करेंगे, उस आधार पर काम करेंगे। और सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने है कि हम किसी भी व्यक्ति को कानून हाथ में लेने नहीं देंगे। तो आज पब्लिक पूछ रही है सवाल पब्लिक का नंबर 1, संभल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के स्टैंड के बाद क्या मुस्लिम पक्ष की वर्शिप एक्ट की दलील फिर खारिज हुई है? सवाल दूसरा, क्या संभल जैसे मामलों में हिंदू पक्ष के तथ्य से परेशान होकर छोटे छोटे जज जैसा विपक्षी हमला हो रहा है? 1991 के वर्शिप एक्ट और 1995 के वक्फ एक्ट को लेकर कौन मनमानी करने की कोशिश कर रहा है? यही सवाल आज पब्लिक
पूछ रही है। और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी जी। विष्णु शंकर जैन सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं और बहुत से केसेस में निगाहें इन पर रहती हैं। विष्णु जैन जी, आपका स्टूडियो में स्वागत है। मेरी बाईं ओर अजय वर्मा जी कांग्रेस के नेता हैं। प्रोफेसर जुनेद हैरिस इस्लामिक स्कॉलर हैं। हाजी मेहरजुद्दीन रंगरेज साहब AIMIM के प्रवक्ता हैं। लेकिन मेरा पहला सवाल प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी से है, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। और प्रोफेसर यादव, मेरा सवाल सिर्फ इतना है, बार बार प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का आप हवाला लेते हैं। पहली बात, DY चंद्रचूड़ जी जो पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उन्होंने कहा कि रिलीजियस नेचर क्या है किसी जगह का, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इसे रोकता नहीं है, आप पता कर सकते हैं। उसे बदला जाए या ना बदला जाए ये बात की बात है, लेकिन क्या था ये पता करना कानून के खिलाफ नहीं है, नंबर 1। दूसरी बात, ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत जितनी भी इमारतें हैं उन पे तो ये एक्ट लागू ही नहीं है। तो बार बार ये भ्रम क्यों मचाया जा रहा है? और मैं पूछना चाहती हूं, अगर देश में कानून सर्वोपरि है तो किसी को कोई दिक्कत है, वो कोर्ट जाता है, तो आप ये बात कह के कैसे टाल सकते हैं कि छोटे छोटे जज हैं, आग लगा रहे हैं, अगर वोट डलेंगे तो फिर पत्थर भी चलेंगे? ये मोबोक्रेसी को आप इस तरह को से जस्टिफाई क्यों करना चाहते हैं? नाविका जी, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस देश के संविधान में लिखा हुआ कानून है, और जो कानून बनता है देश की पार्लियामेंट में बनता है, और उस कानून को बार बार हम दुहाई देने का अधिकार रखते हैं। और संविधान में वर्णित किसी भी कानून को हम बार बार दुहाई देंगे, इससे हमारा लोकतंत्र मजबूत होता है, कमजोर नहीं होता है, पहली बात। दूसरी बात, जो आप कह रही हैं कि छोटे जज की बात कर रहे हैं, इस देश में कोई पद से बड़ा नहीं होता है, अपने कर्मों से बड़ा होता है। अगर इस देश के प्रधानमंत्री इस देश के अपने नागरिकों को घुसपैठिया बोल दे तो वो छोटे माने जाएंगे। इसी देश में सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री अगर ऐसी भाषा का इस्तेमाल करें, बटेंगे, कटेंगे, ठोकेंगे, तो वो अपने शब्दों से छोटे माने जाते हैं। अगर कोई जज, चाहे वो लोअर कोर्ट का हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का ही क्यों ना हो, अगर नेचुरल जस्टिस को नजरअंदाज कर दे तो उसे इस देश की जनता, लोकतंत्र के लोग उसे छोटा कह सकते हैं। आप मुझे बताइए कि आप इतने दिन से इतनी बड़ी जर्नलिस्ट हैं, आपके जीवन काल में कितनी बार ऐसा हुआ है कि इतने संवेदनशील मुद्दे पर जो रिट हो, आज ही फाइल हो, आज ही एक्सेप्ट हो जाए, आज ही फैसला हो जाए, और सर्वे टीम गठित हो करके आज ही सर्वे करने भी चली जाए, और सर्वे करवाने के बाद जो दूसरा पक्ष है उसे बताया नहीं गया था, उसके बावजूद भी उन लोगों ने सर्वे में मदद करी, पूरा सर्वे कराया, सर्वे टीम से पूछा कि अगर आपका सर्वे पूरा नहीं हुआ हो तो आप और समय ले लीजिए। सर्वे टीम ने कहा कि नहीं, हमारा सर्वे पूरा हो गया, हम जा रहे हैं। उसके बावजूद भी जो इनकी मंशा थी, जो कमेटी थी, जो कमिश्नर थे, जो कमीशन के लोग आए थे, उनका दरअसल मुद्दा दूसरा था। उनसे जब ऊपर के आकाओं ने पूछा होगा कि क्या बताइए वहां दंगा हुआ कि नहीं हुआ, तो बोले दंगा तो हुआ नहीं। तो बोले आप कैसा सर्वे करके चले आए जब दंगा नहीं हुआ? सुबह तड़के 6:30 बजे जाकर पूरे संभल को आग में झोंकने का काम इतने बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं, तथ्य क्या हैं वो आप टेबल पर नहीं रख रहे। लेकिन मैं पूछना चाहती हूं, आप कह रहे हैं कि कोई पद से ऊंचा बड़ा छोटा नहीं होता, तो फिर छोटे छोटे जज किसको कह रहे थे रामगोपाल यादव जी? क्यों कह रहे थे? और दूसरी बात, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आप कह रहे हैं आप दरवाजा खटखटाएंगे जब आपको जरूरत पड़ेगी, आपका हक है। लेकिन दूसरी साइड में भी तो अधिकार है कि अगर उन्हें कोई दलील लेके जानी है तो वो कोर्ट जा सकते हैं। अब कोर्ट ने क्या कहा, जो आप पहले भी कर सकते थे, सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा दिक्कत है सर्वे से, हाई कोर्ट चले जाइए। आप अब भी वो कर रहे हैं, पहले भी वो कर सकते थे। बात बनी क्या? इस तरह से मॉब्स, भीड़, पत्थरबाजी हुई क्यों? प्रदीप भंडारी जी। नविका जी, आज ही के दिन में उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड ने 115 साल पुराने बनारस के कॉलेज पे कहा है कि वो वक्फ का लैंड है।
क्या आपने अखिलेश यादव जी का एक भी ट्वीट देखा है? तब न्याय नहीं याद आया। जो संविधान की किताब आप लेके घूमते हैं, जो आप खाली लेते हैं, पूरी कभी पढ़ी है आपने किताब? पहली बात, बदरुद्दीन अजमल ने आपके साथ इंटरव्यू में कहा कि भाई पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो है वो भी जो है वक्फ का लैंड है। कभी आपने अजमल के खिलाफ बोला? नहीं। आप सुनिए मेरी बात, आपको मैं आप 2-2 मिनट तक बोल रहे थे, मैं आपको सुन रहा था। घबराइए मत, घबराइए मत। 2 बार इन्होंने कभी भी वक्फ के खिलाफ नहीं बोला। तो मतलब वक्फ 1400 साल पुरानी जमीन पे कब्जा करे, ये कुछ ना बोले। वक्फ जो है पुराने कॉलेज पे कब्जा करे, कुछ ना बोले। वक्फ पार्लियामेंट पे कब्जा करे, कुछ ना बोले। पर एक हिंदू का अधिकार नहीं है कि संविधान के हिसाब से जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिया है कि वो सिविल कोर्ट में जाके अपनी बात रखे। इनको इससे दिक्कत है। इनकी तुष्टीकरण की राजनीति को उत्तर प्रदेश नविका जी बायपोल के अंदर सबक सिखाया। 9 में से 7 सीट हम जीते। मुसलमानों ने इनको सबक सिखाया। कुंदर की जैसी मुस्लिम मेजोरिटी सीट के अंदर 436 में से 230 मुस्लिम मेजोरिटी बूथ के 80% बूथ पे हम लीड करे, तब भी ये हिंदू मुसलमान करने का प्रयास कर रहे हैं। ये झूठ बोलते हैं आपके शो पे। रामगोपाल यादव जी ने बोला पत्थर है। क्या रामगोपाल यादव जी के खिलाफ इन्होंने कार्रवाई करी? ये वही रामगोपाल यादव जी जो कह रहे थे कि अयोध्या में प्रभु श्री राम का जो मंदिर बना है, जिसपे ये सब मंदिर बेकार की बात है, कि इन्होंने कार्रवाई करी? नहीं करी, क्योंकि ये हिंदू विरोधी है। अब मैं फैक्ट्स की बात करता हूं। झूठ बोलते हैं सर्वे पे। ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सर्वे का पूरा नोटिस पहले दिया गया था। किसी भी उत्तर प्रदेश के सिविल कोर्ट में आप बता दीजिए कि अगर 2 बजे के पहले पिटीशन लगती है तो क्या उसके बाद नहीं सुनवाई होती है? हर सिविल केस के अंदर सुनवाई बाद में होती है। और क्या स्टे के लिए गए? स्टे के लिए नहीं गए। ये भीड़ तंत्र को बढ़ाना चाह रहे हैं। जैसे जम्मू कश्मीर में 70 साल तक उन्होंने पत्थरबाजों को बैक किया था, अब देश के अलग अलग कोनों में पत्थरबाजों को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, क्योंकि इनको तुष्टीकरण का वोट उत्तर प्रदेश में चाहिए। मैं रंगरेज साहब आपसे पूछना चाहती हूं, इस देश में कानून व्यवस्था चलेगी, इस देश का संविधान चलेगा या भीड़ तंत्र चलेगा? मैं पूछना चाहती हूं कि भीड़ तंत्र का हवाला देकर आप क्या सच को छुपाना चाहते हैं? एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को बीजेपी सरकार ने नहीं सौंपा था। ये इमारत ये 1920 में सौंपी गई थी और वहां पर उनके ही अफसरों को घुसने नहीं दिया जा रहा। ये भी आज की बात नहीं है। 2018 का एफआईआर मैंने जिक्र किया और हमारे स्क्रीन पर चल रहा है। मैं पूछना चाहती हूं, एफआईआर है, एएसआई को जाने नहीं दिया जाएगा, क्या भीड़ तंत्र से देश चलेगा? ये सवाल बहुत संगीन है। देखिए नविका जी, एएसआई जो है वो हिंदुत्व की दासी है। जिस तरीके से उनका जो काम करने का तरीका है, ये सबको पता, पूरे देश को पता है। फिर आपने बात कही दंगा और ये जो भीड़ जो इकट्ठी हो रही है, अब आप ये बताइए, अभी वहाँ पर चुनाव हुआ था कुंदरिकी में, कोई शांति, बिल्कुल शांतिपूर्वक हुआ, कोई दंगा नहीं, कोई फसाद नहीं। पूरे देश में चुनाव होते हैं, पूरे देश में मुसलमान रहते हैं 25 करोड़, कोई बात नहीं होती। मगर ये जो हमारे विष्णु शंकर जैन साहब हैं और इनके पिताजी पूरे देश का माहौल खराब कर देना चाहते हैं, पूरे देश में। और बीजेपी के लोग जो इनके साथ हैं और जो आरएसएस के लोग हैं, ये साथ में मिलकर पूरे देश को गुजरात बना देना चाहते हैं। जैसे गुजरात में एक काम हुआ था 2002 का, वही पूरे देश में। पहले पत्थर कश्मीर में चलते थे, अब पूरे देश में पत्थर चल रहे हैं। एक भी जब हमारे देश के 100 करोड़ हिंदू भाइयों के कोई भी त्योहार होता है उसमें दंगा हो जाता है, फिर दंगा हो जाता है। अभी बहराइच में हुआ, उसमें जो है कौन थे वो लोग दंगा करने वाले, वहाँ के विधायक ने बताया कि हमारे ही लोग थे। किस तरीके से दंगा प्रयोजित किया गया, तो मुसलमानों के तो खिलाफ पूरा माहौल बनाया जा रहा। मैं ये कहता हूं नविका जी, ये जो बार बार इन सब पे चर्चा हो रही है कि प्रधानमंत्री का जो घर है दिल्ली में, मैं कह रहा हूं उसके नीचे मस्जिद है। मैं कह रहा हूं जो संसद भवन है उसके नीचे मस्जिद है। टाइम्स नो का जो ऑफिस है उसके नीचे मस्जिद है। और मैं ये याचिका लेके अदालत में जाता हूं, क्या मेरी याचिका सुनी जाएगी? नहीं। तो ये क्या हो रहा है? ये तो अदालत पर है ना निर्भर। मैं वही तो कह रहा हूं, अदालत पर निर्भर है। अब अदालत कोई गया, वहां उन्होंने सर्वे करवाया, आप स्टे के लिए मूव कर देते हाई कोर्ट। आप लोग तो रोज चिट्ठियां लिखते हैं ना। ये लिखा नहीं, ये कल लिखी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कि भाई रोक दो, सारे मस्जिदों में जो सवाल उठ रहे हैं वो सारा कुछ रोक दो। रोज पहले भी लिखी है, ईमेल से लिखी है। तो आप ऊपर वाले कोर्ट में जाएंगे, ये कानूनी तरीका है जी। समझिए, आज ही 19 तारीख को जो है याचिका लेके पहुंचते हैं हमारे विष्णु शंकर जैन साहब। आप समझिए, समय नहीं मिला ना। आप कह रही है कि आप जो है हाई कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। 19 तारीख को याचिका लगती है, उसी दिन आदेश हो जाता है, उसी दिन सर्वे हो जाता है, उसी दिन टीम पहुंच जाती है, फिर 24 तारीख को चली जाती है। तो ये क्या हो रहा है? ये क्या हुआ विष्णु? क्या हुआ? मैं आ रही हूँ प्रदीप जी, लेकिन विष्णु शंकर जैन जी, अब 19 तारीख को हियरिंग भी हो गई, सर्वे के ऑर्डर भी हो गए, दंगा भी नहीं हुआ, बाद में क्यों हुआ? ये तमाम सवाल रोज उठाए जा रहे हैं।
आप जवाब दीजिए। देखिए, मैं इसका लीगल जवाब देना चाहता हूँ, मैं कोई चीख चिल्ला की डिबेट में नहीं पढ़ना चाहता हूँ। एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है रंगरेज भाई, आप भी पढ़िएगा और लोगों को भी पढ़ाइएगा। 1989 1 SCC पेज 19, केस का नाम है श्रीमती राजबीर कौर वर्सेस M चोकसीरी। इस जजमेंट को पढ़ लीजिए। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एडवोकेट कमीशन का सर्वे एक्स पार्टी ऑर्डर किया जा सकता है, उसके लिए किसी को सुनने की जरूरत नहीं। और मुझे इस बात को जरा एक्सप्लेन करने दीजिए। एडवोकेट कमीशन सर एक मिनट, मेरी बात तो मेरी बात में भी करते हैं, अरे मेरी बात करिए आप। देखिए, आप बोलने नहीं दे रहे। मेरा आपकी अदालत हाई कोर्ट ने क्यों, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों रोक लगा दी? आप क्या कहां रोक लगाई है? उन्होंने मना नहीं कर दिया, उन्होंने कोई नहीं मना किया। मेरी बात सुन लीजिए। अब एडवोकेट आपको तो विवाद खड़ा करना है, टूल किट की तरह बीजेपी का काम कर रहे हैं। ठीक है, अभी जवाब दे रहा हूं, अभी जवाब दे रहा हूं। आपके पास बहुत आराम से शांत हो जाइए, शांत हो आपने मठ मंदिर शांत हो जाइए, मस्जिद है वहां पे, शांत हो जाइए। मुझे मेरी बात जंग नहीं कर रहे, मुझे मेरी बात तो केस नहीं लड़ते आप। रंगरेज के पास जाके जब मोहन भागवत जी ने कहा, एक मिनट नविका जी 30 सेकंड में अपनी बात कर रहे हैं। जब मोहन भागवत जी ने कहा कि आप जो है मंदिरों में भगवान तलाशना बंद कर दीजिए, क्या हमारे देश में मंदिर कम पड़ रहे हैं? क्या भगवान कम है हमारे? आप जो है हमारी मस्जिदों को टारगेट डिसाइड कर लीजिए, हमारी इबादत गाहों को टारगेट करना, हमारे मदरसों को टारगेट करना, आप इस देश को किस तरफ ले जाना चाहते हैं ये भी स्पष्ट करिए। अभी जवाब दे रहे हैं। पहली बात, अभी रंगरेज भाई ने कहा कि मैं आरएसएस द्वारा प्रायोजित हूं और अभी कह रहे हैं कि मोहन भागवत की बात मैं नहीं मान रहा हूं, तो इनको पहले ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि मैं किसके द्वारा प्रायोजित हूं। एक मिनट, अच्छा ठीक है, बीजेपी आरएसएस अलग है। अब एक बार इस बात पे आ जाते हैं, जरा एडवोकेट कमीशन के सर्वे में होता क्या, पहले इस बात को समझ ले। इतना ज्यादा हो हल्ला हो रहा है, ऐसे लग रहा है कि पता नहीं क्या कर दिया। कोर्ट ने क्या कहा है? कोर्ट ने कहा है एक व्यक्ति जो एडवोकेट कमिश्नर होगा वो वहां पे, सुन तो लीजिए बात को, वो वहां पे जाएगा, वीडियोग्राफी फोटोग्राफी करेगा। सर सुन, एक मिनट, वकील हैं, कैसे काम नहीं, तो आप उनका काम तय करेंगे रंगरेज साहब, आप तय करेंगे। आपके पास कोई काम है? मैं विवाद खड़ा करना, आपके पास क्या काम है? सारे मंदिरों पर ईंट लगा दूं, मैं क्या होगा मेरा? नहीं, आप धमकी दे रहे हैं। नहीं, आप धमकी दे रहे हैं। सुनवाई होगी? आप धमकी दे रहे हैं। नहीं होगी। आप क्या कर रहे हैं? आप धमकी किसको दे रहे हैं? आप धमकी किसको दे रहे हैं? उन जजों ने बाद में कोई गवर्नर बना, कोई राज्यसभा का सांसद बना, कोई लोकयुक्त बना, लगातार इस तरीके की बातें हो रही है। तो एक दिन पहले जो ज्ञानवापी के जो वहां के जज थे, अरे रुके प्रदीप भाई, अरे रुके, आपकी गाड़ी बिना ब्रेक की गाड़ी है, अरे बिना ब्रेक की, बिना ब्रेक के तो इस वक्त आपकी गाड़ी चल रही है। ये समझ रहे हैं AIMM के कन्वेंशन में आगे, सुनिए, दूसरों को भी सुनिए। आपका वक्फ लेके 1400 साल पुराने मंदिर के अंदर स्टेटमेंट कर रहे हैं, वो सही नहीं है। वो सही है, बोर्ड किसका होता है? वक्फ बोर्ड आपका है। मैं पूछ रहा हूं, वक्फ किसका होता है? सही है। असदुद्दीन ओवैसी बोले कि 1 लाख से ज्यादा प्रॉपर्टी जो है, 1 लाख से ज्यादा प्रॉपर्टी रजिस्टर नहीं है, वो सही है। जब बाबरी को पार्लियामेंट के अंदर बोलो बाबरी जिंदाबाद, वो सही है। अरे मुसलमानों को भड़काना बंद करिए। महाराष्ट्र के अंदर मुसलमानों एक वोट नहीं दिया है। मैं आपसे कह रहा हूँ, मुसलमानों को भड़काइए। महंगाई बेरोजगारी में बोलते हैं शायद आपको हिंदू मुसलमान महाराष्ट्र के अंदर मुसलमानों ने भी रिजेक्ट कर दिया। नोटा से कम वोट मुसलमानों ने दिया है। कुछ आत्मचिंतन करिए, मुसलमान भी आपके साथ नहीं है। एक मिनट आपकी क्या है? मैं सवाल पूछ रहा हूं। अगर कोई बात कर रंगरेज भाई, अब आपसे मैं प्राणायाम करने को तो कह नहीं सकती क्योंकि योग के आप खिलाफ हैं, लेकिन एक डीप ब्रेथ लीजिए, सांस लीजिए और पानी पीजिए, क्योंकि सवाल सिर्फ इतना है कि 1400 साल पुरानी चीज आपकी, 1500 साल पुराने गांव तमिलनाडु में हैं, वो सारे वक्फ के तहत आपके, कोई सवाल ना पूछे। लेकिन अगर किसी को कोई दिक्कत है मंदिर होने की तो वो कोर्ट में ना जाए और कोर्ट उसकी बात ना सुने, ये तो नहीं सही है। विष्णु जैन जी, आप अपनी बात खत्म। आप पहले इस केस की बात के फैक्ट्स तो समझ लीजिए, वो इस पूरी लड़ाई में सब धुल जा रहा है। केस के फैक्ट्स ये हैं कि 1920 में, तब ना बीजेपी थी ना संघ था, 1920 में ASI ने इस जगह को प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट घोषित किया था और ASI ने इसको अपने कब्जे में लिया था। आप अगर उस तथाकथित मॉन्यूमेंट में जाएंगे भी तो राइट साइड में ASI का बोर्ड लगा हुआ है कि यहाँ पे आप एक भी फीचर को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, एक पत्थर भी आप नहीं रख सकते हैं। अभी ASI का एफिडेविट आपके सामने है जिसमें ASI ने स्वयं बताया कि वो वहां पे कब्जे से बाहर हो चुके हैं। वो वहां पे इंस्पेक्शन करने में उनको कितनी दिक्कत हुई, जब वो इंस्पेक्शन कर रहे थे तो लोग उनके इंस्पेक्शन का वीडियो बना रहे थे और कैसे कैसे वहां पे हॉर्स को टाइल से भर दिया गया है, कैसे कैसे वहां के फीचर्स डिस्ट्रॉय हो गए, रेलिंग लगा दी गई है। ये सारी बात ASI के एफिडेविट में लिखी है। अब हमारे इस केस में मांग क्या है? हमने ये नहीं कहा है कि वहां पे मंदिर बना दीजिए। हमारे इस केस में मांग ये है कि ASI का प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है भैया, ASI को वापस दे दीजिए।
आप मुझे बताइए, ताजमहल एएसआई के कब्जे में है कि वहां की जो नमाजी कमेटी उसके कब्जे में? एएसआई के कब्जे में। वहां पे आपको नमाज पढ़ने जाना होता है, आप उनसे परमिशन लेके जाते हैं, हर फ्राइडे को वहां नमाज होती है। तो एएसआई पहले इसको प्रोटेक्ट करेगा, उसके बाद एएसआई देखेगा कि किसको देना है किसको नहीं देना है। पर आपने तो एएसआई को ही कब्जे से बाहर कर दिया, और ऐसे क्या हालात बने कि एएसआई को अपना कब्जा छोड़ना पड़ा। ये केस है नाविका जी। अब मेरे भाई रंगरेज भाई ने एक बात कही कि आपके पास कोई काम नहीं है क्या, आप यही करते रहते हैं। मैं भी रंगरेज भाई से कहूं, आपके पास कोई काम नहीं, आप यहाँ पे क्या बैठे? नहीं भाई साहब, मेरा बिजनेस देखिए मेरी बात सुनिए, मेरा तो ये मैं वकील हूं भैया, मेरा लड़का एमबीबीएस की पढ़ाई करने गया। आप बताइए आपका क्या बिजनेस है? मेरा लॉयर है, वो लॉयर है, वही तो विवादित लॉयर है, ये विवादित लॉयर है। माफ कीजिए, लॉयर आते ही तब है जब डिस्प्यूट होता है। अच्छा। नहीं तो लॉयर का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। डिस्प्यूट में ही लॉयर आता है। आपको वकील की जरूरत ही तब पड़ती है जब वाद विवाद हो। अब आप कह रहे हैं कि लॉयर। एक बात बोल देता नाविका जी, एक मिनट। अब राजू रामचंद्रन साहब ने इस देश में कसाब का केस लड़ा था, तो क्या वो डिस्प्यूटेड पर्सनैलिटी हो गए? कपिल सिब्बल साहब ने बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की तरफ से केस लड़ा था। हमारे राजीव धवन साहब ने मस्जिद कमेटी की तरफ से केस लड़ा था। अभी हमारे हुजैफा अहमदी साहब सीनियर हैं, वरिष्ठ हैं, काफी सम्मानीय है, वो मस्जिद कमेटी की तरफ से केस लड़ रहे हैं। और एक नहीं, ज्ञान व्यापी, श्री कृष्ण जन्मभूमि, सारे केसेस लड़ रहे हैं। तो ये क्या जितने लोग उसका केस लड़ रहे हैं वो सब विवादित हो गए? मैं पूछना चाहता हूं, आज वक्फ के ऊपर इतनी बात हो रही है, जब भी वक्फ का इंक्रोचमेंट करता है तो कोई याचिका दायर होती है तो वहां पे सारे लोग केस लड़ते हैं, तो ये सब विवादित हो गए, इनके पास कोई काम नहीं है। आप किस तरह के, देखो वकील को टारगेट करके आपको कुछ नहीं अचीव होगा। आपको अगर इस मुद्दे को डिफीट करना है तो आपको इस केस के मेरिट्स पे बात करनी पड़ेगी। रंगरेज भाई मैं क्या कह रहा हूं, मेरी बात है कि बेगानी शादी और अब्दुल्ला दीवाना, आपका तो ये हाल है। ये तो आपके लिए भी कहा जा सकता है। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, आप कितनी सीटें जीतते हैं? आप कितनी सीटें जीतते हैं बेगानी शादी में? अब्दुल्ला आप दीवाने, बताइए बाप बेटे दोनों जो दीवाने हैं हमारे भाई। नहीं दीवाने नहीं है, आप तय करेंगे। नहीं, आप तय करेंगे। नहीं, अच्छा, प्रदीप भंडारी जी अभी, अच्छा ये बताइए, अंग्रेज साहब तय करेंगे कि कौन जी 15 मुकदमे चल रहे हैं। आप लोगों को न्याय दिलाइए, नहीं, आप लोगों को आपको गलत फैक्ट पता है। 15 मुकदमे चल रहे हैं देश में ऐसे तरह के, जिसमें से 6 के नारे लगवा रहे हैं मेरे पास है, बाकी 9 लोग और भी लड़ रहे हैं, सब लड़ रहे हैं। आप मेरे आपने जब आप सर्वे की टीम के साथ गए, जय सिया राम का नारा क्यों लगवाया? दिखाया, क्यों रोका? अच्छा ये दिखाइए, क्यों नहीं रोका? वीडियो दिखाइए। असली दिक्कत इस बात की। मैं अगर मंदिर में जाकर अल्लाह अकबर कह सकता हूँ? तो ये क्या मुझे ये बताइए, मस्जिद में किसी ने जय श्री राम कहा था? मस्जिद के अंदर किसी ने जय श्री राम कहा था? भाई को एक्चुअली क्या हुआ है, ओवैसी जी जो इनके सीनियर हैं और जो अखिलेश यादव जी हैं, इन दोनों लोगों ने एक ऐसा नैरेटिव गढ़ दिया है मेरे खिलाफ कि मैं वहां पे मस्जिद में गया और जय श्री राम के नारे लगाए। अब ये मैं कितना चिल्ला लूं, कितना बोल लूं, वो इनके दिमाग से नहीं। अब एक मिनट एक करके बात सुन लीजिए। पहली बात मैं आपको फैक्ट बता देता हूं, उसके बाद आपकी देखिए मर्जी, आप जो माने, आप सीनियर हैं। सुबह 6:30 बजे मैं कोतवाली पुलिस स्टेशन पहुंचा, 24 तारीख की घटना बता रहा हूं, और मेरे साथ केंद्र सरकार के, राज्य सरकार के वकील, जो मस्जिद कमेटी के वकील हैं जफर अली साहब, वो मेरे साथ मौजूद थे, और पूरा वीडियो है। डीएम, एसपी, सीओ, एसडीएम, हम 8 लोग एक साथ कॉर्डन ऑफ होके, एस्कॉर्ट होके वहां पे पहुंचे, तो उसका वीडियो है। वहां पे कोई व्यक्ति मौजूद ही नहीं था, तो जय श्री राम के नारे लगाने का कोई औचित्य नहीं बनता। एक मिनट सुन तो लीजिए। जब 11 बजे वहां पे 8:30 बजे से वहां पे दंगा फसाद होने लग गया, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर के नारे लगने लग गए, पत्थर चलने लग गए, गाड़ियां जलाई जाने लगी, आंसू गैस, ये सारी पैलेट गन चल रही थी। मैं तो अंदर कमीशन कर रहा था। जब कमीशन करके मैं 11 बजे निकला तो वहां पे एसएचओ साहब ने कहा कि सामने सर ये गली जा रही है, यही सेफ पैसेज है, आप जहां से सुबह आए थे आप वहां से नहीं जा सकते क्योंकि वहां पे बहुत पत्थरबाजी हो रही है। तो मैं जब उस रास्ते से निकल रहा था तो वहां पे जो स्थानीय लोग थे उन्होंने मुझे देख के जय श्री राम के नारे लगाए। पूरा वीडियो देख लीजिए उठा के, और मैं ये डिबेट अभी खत्म कर दूंगा, खत्म, एंड। और सॉरी बोल के सारे पैनलिस्ट को जाऊंगा, मुझे बता दें विष्णु शंकर जैन ने जय श्री राम के नारे कहां लगाए और किससे बात की, किससे लगवाए। मुझे ये बोला गया सर आप 1 मिनट नहीं रुकेंगे, आप तुरंत यहां से ना बाइट देंगे मीडिया को, ना कुछ बोलेंगे, आप यहां से तुरंत सीधे कोतवाली पुलिस स्टेशन पहुंचे। धर्मेंद्र यादव जी, यही मैंने किया है, नहीं यही मैंने किया है। ये आरोप क्यों लगाया जा रहा है? ये बार-बार क्यों लगाया जा रहा है? देश की मीडिया के कैमरे झूठ नहीं बोलते हैं। हाँ तो दिखाइए, बता रहा हूँ, इनके कैमरे में देख लेना, आप इनके कैमरे में देख लेना, यहीं पे डिबेट लीजिए, इनके कैमरे में आप देख लेना, आप दिखा दीजिए, रुक जाइए, किस सर्वे टीम के साथ, रुक जाइए, किस सर्वे टीम के साथ अगर मैंने
जय श्री राम का नारा लगाया अखिलेश भाई, मैंने बोलने डिबेट खत्म। मैंने का मतलब क्या होता? आपके साथ जो मौत चल रही है वो क्यों लगा रही थी? अरे जो हिंदी अरे कैसी बात कर रहे हो? अरे रुकेंगे नहीं भाई, बताइए कौन से कमिश्नर है जिनके साथ मौत चलती है मुझे बताइए। पुलिस आपके पास नहीं, मौत चल रही है नहीं, पुलिस आपके पास नहीं थी, मौत चल रही थी। मौत कहाँ से? आपने प्रॉपर प्लानिंग किया रात भर बैठ के, जब एक दिन पहले दंगा नहीं हुआ आपको 6:30 बजे दंगा करवाना था और रिपोर्ट पर भेजनी थी, ये थी आपकी मंशा। मेरे दो सवाल है, ओके, मेरे सिर्फ दो सवाल है। अगर भक्तों ने इनने नहीं लगाए जय श्री राम, सुनिए, अरे सुनिए तो सही, अरे सुनिए, समाजवादी पार्टी का राज नहीं है, दूसरा भी सुनेगा। दो सवाल सुनिए तो सही। धर्मेंद्र जी, मैं आपसे ज्यादा चिल्ला सकता हूँ, फिर मैं चिल्लाऊंगा, आप नहीं सुन पाएंगे, मेरी बात सुनिए। अच्छा, अब आपने अपना सच बोल दिया, मेरी बात सुनिए, मेरे दो सवाल चलिए आपका सच देश के दर्शकों ने नविका सुन जी, लिया, अब उनका सच मैं बोल रहा हूँ, अगर वहां पे मासूम लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए तो वो मौम कैसे हो गया? आप अल्लाह अकबर लगाए तो वो सही, क्या संविधान अधिकार नहीं देता जय श्री राम के नारे लगाने के लिए? भड़काऊ भाषण कैसे हो गया जय श्री राम? भड़काऊ भाषण कैसे हो गया जय श्री राम? भड़काऊ भाषण कैसे हो गया जय श्री राम? सवाल यही है, अगर मैं जय श्री राम के नारे लगाऊंगा तो पत्थर मारेंगे। यादव जी एक मिनट, आपके साथ दो साथी और भी हैं, वो भी बोल लें। अजय वर्मा जी, जय श्री राम किस हिसाब से किसी को उकसाने वाला नारा है? और अगर जय श्री राम किसी ने लगाया तो क्या इस देश में जय श्री राम कहना बैंड है? मस्जिद के अंदर नहीं कहा, आप गली की फोटो दिखा रहे हैं तो गली में कहा, गली मस्जिद का अंदर नहीं है, हाँ नजदीक हो सकता, अंदर नहीं है। लेकिन एक मिनट अजय वर्मा जी, अगर जय श्री राम बोला गया तो वो तो मुद्दा नहीं हो सकता आगजनी करने का, लेकिन हाँ वहां आगजनी भी हुई, पत्थर भी चले और वहां पर 5 लोगों की मौत भी, गोली भी चली। नहीं होना चाहिए था, किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये तो तहकीकात का विषय है, ये जब तहकीकात होगी, रिपोर्ट आएगी तो पता चलेगा कहाँ। लेकिन एक तरफा था या दूसरी तरफ से भी था, ये तो हमें इंतजार करना पड़ेगा। ये कहना कि जय श्री राम से वहां वायलेंस हो गई, ये क्या सही है? कोई नारा नाविका जी या कोई कहना बैन नहीं है, ये केवल नैरेटिव एक सेट किया जाता है भारतीय जनता पार्टी और उसके आईटी सेल द्वारा, और पूरी जांच होनी चाहिए, हम तो ये कह रहे हैं, और जांच निष्पक्ष होनी चाहिए। आखिर बहुत सारे वीडियो हमने भी देखे, पुलिस कह रही है गोली मारो, गोली चलाओ, अब ये तो पता चले किस पे चलाओ, गोली मारो बे। मैं वो वीडियोस हैं किस पे चल रहे हैं, क्या चल रहे हैं, वहाँ क्या स्टेज थी मुझे नहीं पता, विष्णु जी अंदर थे, क्या थी वहाँ, नारे लग रहे थे या क्या थे, सारी चीज़ें थी। मैं केवल पूछना चाहता हूँ प्रदीप भंडारी जी से, सरकार का पक्ष यही रखते हैं क्योंकि आप तो नाविका जी सबको देखती हैं। प्रदीप जी, इस देश में कितने मंदिर हैं बताइए जरा सा। मंदिर नहीं बता, ऐसा नहीं, आप सरकार है आंकड़े, मैं पूछ रहा हूँ, एक कार्यकर्ता हूँ, हिंदुस्तानी हूँ, कितने मंदिर हैं इस देश में? 1 लाख से ज्यादा मंदिर है, बहुत मंदिर है। सुनिए, आप आगे बढ़िए। नहीं, आप यहाँ फिर मैं आप यहाँ बिल्कुल गलत है। आंकड़ा खोल के आप किताब देखिए, आप तो प्रदीप जी सर्वे माफिया हैं, माफिया को अदरवाइज मत लेना। पहले आप सर्वे माफिया थे, अब आप कागज माफिया हो गए, अब आप भाजपा में आ गए तो स्वागत है। अच्छा, अब आप सवाल पूछिए। सुन लीजिए, नहीं मैं आपको करेक्ट करता चला जा रहा हूँ। मैं हमारे हिंदुस्तान में करीब 20 लाख मंदिर हैं। गूगल बाद में देखना, ये मैं जो फैक्ट बता रहा हूँ फैक्ट है। 1 लाख से ज्यादा 20 लाख, अरे 1 लाख और 20 लाख में फर्क होता है। ज्यादा 20 लाख, चलो दोबारा आ जाएगी, इसीलिए आपकी नोटा के बराबर दोबारा आ जाएगी, आंकड़े नहीं समझ में, दोबारा आ जाएगी। अभी गलती फिर आ रहे नहीं आ रहे। आपको ये पता है कि हिंदुस्तान में इस एक स्टेट 30 स्टेट है, 5 स्टेट में तमिलनाडु भी स्टेट है, आपको एक सीट नहीं मिली। चलिए वहां बताइए कितने मंदिर हैं, पॉइंट पे आइए। अरे बताइए, आप पत्रकार हैं, आप नेता हैं, आप क्या इसका ये मतलब है अजय जी कि अगर कोई जय श्री राम का नारा बोले तो पत्थरबाजी होगी? इसमें बोलिए ना, ये पत्थरबाजी हो रही है। अगर इनके आसपास जय श्री राम के नारे लग रहे, पत्थर उठाए जा रहे, सही है कि नहीं है? भटकाइए। अगर मैंने किताब तो क्या पत्थर उठाएंगे? मैंने बोला जय श्री राम में कितने मंदिर हैं? मेरा सवाल करिए। नहीं पता, नहीं मैं पूछ रहा हूँ आपसे। 1400 साल पुराने मंदिर पे वक्फ लेन थे। अच्छा, उसी तमिलनाडु में सुनिए, मुझे बताइए, मुझे उसी तमिलनाडु में 1400 साल पुराने मंदिर को कहा कि वो सही है कि गलत है? वहीं जा रहा हूँ, बोलिए, वहीं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, बोलिए।
वक्त होना चाहिए अमेंडमेंट। मैं जा रहा हूं, भारत का क्षेत्रफल 32 लाख क्षेत्रफल नहीं, अरे जवाब सुनना तो पड़ेगा आपको। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263। भारत के लोगों को 140 करोड़ लोगों को पता चलिए आपकी मुद्दा ये नहीं है। मैं ये अजय वर्मा जी केवल 8 लाख एकड़ के करीब जिस तमिलनाडु, एक मिनट अजय वर्मा जी, अपने शो में मुझे भी बोलने की इजाजत है, आप 10 मिनट नहीं बोल सकते। मैं आपने तमिलनाडु की बात उठाई जहां ये नहीं है, चलिए मैं आपसे पूछती हूं, 3 लाख से ज्यादा वहां मंदिर है जी, वहीं पर कॉन्फ्रेंस हुई थी ना कि सनातन को यहां से हटा देना चाहिए था। आवाज निकली थी आपकी तो सीटें हैं, निकली थी आवाज। इस देश में सनातन को मिटाने की बात वहीं कही गई थी। सनातन डेंगू है, HIV है, कोविड है, ये कहा गया था। नंबर एक। आप बड़ी प्रवक्ता बन जाएंगी। नंबर दो सुन तो लीजिए, मेरे नंबर 2 आधे घंटे बाद टाइम दिया है, 1 मिनट तो आपको देना ही पड़ेगा। 1500 साल पुराना मंदिर है, वो वक्फ ने कह दिया हमारा है, और वहां पर पूरे के पूरे गांव वक्फ ने कह दिया हमारे हैं। ये सही है? ये सही है, लेकिन मैं जुनेद है फाइनल करने दीजिए। जुनेद है सर, नहीं जुनेद है नहीं जुनेद है, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ नंबर, नहीं मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, वक्फ के नहीं कोई एजेंडा नहीं, मेरा कोई एजेंडा नहीं, मेरा कोई एजेंडा नहीं, और डिबेट मैंने रखी है, डिबेट मैंने यहाँ करी है इस मुद्दे पर। जुनेद साहब के पास भी लोकतांत्रिक अधिकार है बोलने का, मुझे उनसे भी बात करने दीजिए। जुनेद साहब, मैं आपसे ये पूछ रही हूं कि अगर कहीं पर भी कोई भी डिस्प्यूट होगा, जाएगा कोर्ट में, यही है ना हमारा संविधान। तो कोर्ट अगर गया, आज भी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि आप कोर्ट चले जाइए। उसी तरह जहां वक्फ ने इन मंदिरों के बारे में कहा है कि ये हमारे, वहां पे जिन लोगों को दिक्कत है वो कोर्ट गए, 1956 से कोर्ट में ही है, 1956 से कोर्ट में ही केस लड़ा जा रहा है, लेकिन कोर्ट फैसला करेगा। किसी ने पत्थर तो नहीं चलाए, किसी ने नहीं चलाए। मुद्दा यह है कि अगर सवाल कोर्ट में जाता है तो पत्थरबाजी को जस्टिफाई क्यों किया जाता है, नंबर 1। और नंबर 2, कोर्ट ने भी आपको यही कहा कि भाई आप हाई कोर्ट चले जाइए, आपको सर्वे नहीं चाहिए, तब तक स्थगित कर दीजिए कार्रवाई। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि आपके पास हक नहीं है कोर्ट जाने का। जो भी लेके गया है वो गलत नहीं गया है, और सुप्रीम कोर्ट ने अपने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में कहा था कि वो एक्ट अप्लाई नहीं होता उन इमारतों पर जो ASI के अंडर है। अब ASI को अगर वहां घुसने नहीं दिया जा रहा, तो ये कानून और संविधान का उल्लंघन है कि नहीं, इस पर कोई क्यों नहीं बात करता? बिल्कुल सही। अब अपने सवाल याद रखिएगा और एक एक प्लीज उसे क्लियर भी करते जाइएगा। मैं ASI से शुरू करूं या कहां से शुरू करूं? आपकी मर्जी। चलें, एक चीज तो मैं ये क्लियर करूं कि ASI अभी आपने बताया था कि 1920 में उसके हवाले हुआ। आपको मैं बता दूं कि सिंधु घाटी की सभ्यता को 1920-22 के बाद से लोग हिंदुस्तान में जान सके। उसके बाद आर्यन सभ्यता हमारी चली आ रही है, और जबकि जैन परंपरा बहुत पुरानी है, और 24वें तीर्थंकर हैं महावीर स्वामी जी, 599 में पैदा हुए, 563 में महात्मा बुद्ध पैदा हुए, और पूरी परंपरा चली आ रही है। आप ये बताइए कि जहां पर रेगुलर इबादत होती हो, ASI के हवाले करके क्या उसके किसी भी प्राचीन मंदिर को रोका जा सकता है? मेरी पूरी बात कंप्लीट कर लेने दीजिएगा। मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर जाहिर सी बात है कि प्रॉफिट मोहम्मद के बाद आ रहे हैं, चाहे वो आप नाम ले लीजिए केरला का, चाहे इस तरफ इस जोन का। जाहिर सी बात है जब से मुसलमान हैं, मुसलमान इबादत के मामले में कितने पर्टिकुलर हैं ये बिल्कुल क्लियर है कि 5 टाइम नमाज मस्जिद में पढ़ते ही हैं। लेकिन कितनी ज़्यादा ASI के अंडर में चली गई है आप अंदाज़ा कर सकते हैं। अगर ये खोल दी जाए तो बहुत से रास्ते खुल जाएंगे, यहाँ तक कि लोग सड़कों पर नमाज पढ़ना भी बंद सा हो जाएगा। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि जो चीज़ें हैं रोका किसी को नहीं जा सकता है। अगर
आप जा सकते हैं, एएसआई भी जा सकती है, कोई भी जा सकता है, लेकिन उसूली तौर पर 1920 के अंदर जो एएसआई के अंडर में गया था, जब हमारा मुल्क आज़ाद हो गया है, तो क्या मुसलमानों को जो जगह इबादत के लिए मिली थी उसको इबादत करने की इजाज़त नहीं रहने दी जाएगी? नंबर एक। दूसरी बात मैं वक्फ के हवाले से कह रहा हूं, वक्फ का मामला बहुत क्लियर है और आप वकील हैं और मैं वकील नहीं। जो वक्फ का एक्ट है उसका सेक्शन जो 40 है, सेक्शन 40 के हवाले से आप देख लीजिएगा, किसी भी जगह पर कोई भी व्यक्ति जाकर दावा नहीं कर सकता। वक्फ की अपनी एक रिलीजियस हैसियत है। प्लीज सुन लें। हाँ, ऐसे तो बोल रहे हैं जैसे कि प्रवचन थोड़ी देंगे। 3-3 मिनट का नविका जी, 3 मिनट का प्रवचन इनका, 4 मिनट का प्रवचन इनका, हम लोग 1-1 मिनट बोले। चीजें 4 अपोजिशन के चीजें तो सही करके अगर आप नहीं सुनना चाहते हैं, आप 20 सेकंड में बात खत्म करिए। जहां तक मैं ये बिल्कुल क्लियरली कह रहा हूं कि वक्फ मुसलमान अपनी ज़ाती चीज़ को देता है, किसी ख़ास मकसद के लिए दिया जाता है, उस मकसद को चेंज नहीं किया जाता है। एक चीज़ क्लियर रहनी चाहिए, और किसी भी जगह पर कोई दावा जा करके नहीं कर सकता है, चाहे उसका डॉक्यूमेंटेशन हो चाहे नहीं हो, उसे सबूत तो पेश करना पड़ेगा। अगर बहुत पुरानी कोई किसी चीज़ पे कह रहा है, और अगर परंपरागत रूप में चली आ रही है तो चली आ रही है, कोई मस्जिद है तो मस्जिद है। झूठ बोल रहे हैं। मैं बताता हूं क्यों। 2013 के अंदर, सुनिए मेरी भाई, कांग्रेस ना ये मुसलमान की बात ही नहीं है। हाँ। मैं बताता हूं, पढ़िए। 2013 में कांग्रेस की सरकार ने वक्फ को अमेंड करा था, जिसमें नॉन मुसलमानों की जमीन के ऊपर भी वक्फ जो है वो कब्जा कर सकता था। इसी के तहत 100 दिल्ली की प्रॉपर्टीज जो है, खोलिए वक्फ एक्ट, मैं आपको ओपन चैलेंज करता हूं और करता हूं, खोलिए 2013 का अमेंडमेंट। ये आपने नॉन हिंदू, आप अगर मुसलमान पहले था वो आपने चेंज किया, जैसे 370 हटाता वक्फ के अमेंडमेंट को। एक करके हमको बोलने दीजिए। आप 3-3 एक करके पॉइंट ऑफ लॉ विष्णु जय भाई से पूछना चाहता हूँ। बहुत सीनियर और मैं इनका बहुत सम्मान करता हूँ, काफी लर्नेड आदमी है। सर मुझे एक इतनी बात बता दीजिए, मेरी जानकारी थोड़ी कम है, कि क्या कोई गैर मुसलमान वक्फ कर सकता है कि नहीं कर सकता है? देखिए, मैं एक चीज बताता हूँ, आप अगर अनुमति दें। मैं तो अगर कोई गैर, आप हमसे सवाल करेंगे कोई गैर मुसलमान नमाज पढ़ सकता है कि नहीं, कोई गैर मुसलमान रोजा रख सकता है कि नहीं, तो मैं इस पर क्या जवाब दूंगा? उसकी मर्जी। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, रिलीजियसली जो फर्ज है जिसके ऊपर, वो मुसलमान है जी, तो इसलिए मुसलमान ही। अब देखिए वक्फ के कानून में सेक्शन 104 में क्या लिखा है कि जो नॉन मुस्लिम है वो भी वक्फ कर सकता है। ये इस्लामिक लॉ के खिलाफ। नहीं तो मैं आपसे कह रहा हूं, उसी के अमेंडमेंट की बात सुन लेना। नहीं अब समय का मैं इस्लामिक लॉ की बात, आपने आज पूरी डिबेट का पता है क्रक्स रख दिया। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, इसलिए आपका सम्मान करके कह रहा हूं। आपने पूरी डिबेट को सॉल्व कर दिया। आपने क्या कहा अपनी बात में कि एक मुसलमान अपने जीवन काल में अर्जित की हुई संपत्ति ही वक्फ कर सकता है। वक्फ का मकसद किसी की संपत्ति को घोषित करना नहीं है। अगर ऐसा है तो गलत है। अब सर मुझे ये बताइए, इलाहाबाद हाईकोर्ट 1861 में बना है, सबसे पुराना हाईकोर्ट है, चार्टर्ड हाईकोर्ट है, उसकी संपत्ति को वक्फ घोषित कर दिया गया। मामला सुप्रीम, आप जजमेंट में भेजूंगा आपको, जो बोल रहा हूं ना। और मेरी बात बता रहा हूं, मेरी बात तो सुनिए। पार्लियामेंट भी आपका है भाई। जुनैद भाई मुझे बताइए, अगर मुस्लिम जुनैद भाई पार्लियामेंट कैसे? जुनैद भाई 2013 का अमेंडमेंट, आप मेरा सारा स्टेटमेंट उठा के सुनिए। कोई वक्फ के खिलाफ नहीं है, कोई वक्फ के खिलाफ नहीं है। ये दिक्कत है। मेरी बात कंप्लीट। दिक्कत यह है कि जहां पे आप दूसरे की संपत्ति, जो नॉन मुस्लिम है, उसकी संपत्ति वक्फ कर रहे हैं, वहां पे इशू है। दिक्कत कोई ये नहीं कह रहा है कि आप वक्फ मत करो। अब मेरी बात सुन ले। सवाल इतना है और बहुत बड़ा क्वेश्चन ऑफ लॉ है। मैं कह रही हूं, मैं एक ही चीज कह रही हूं। आप कह रहे हैं देश की सभी इमारतें जहां मस्जिदें हैं वहां खोद के क्या मंदिर निकाले जाएंगे? ऐसा कतई नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर कोई एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है तो वो एएसआई के पास क्यों नहीं है? ये सवाल तो उठाया जा सकता है। ये कानूनी सवाल है। और ये भी सवाल है कि क्या आप भीड़ का डर दिखाकर सवाल उठाने वालों को डराया करेंगे? ये सवाल बड़ा है। नविका जी, मेरा सिर्फ 10 सेकंड, मेरे लिए 10 सेकंड और 10 सेकंड। 10 सेकंड आप बोलते रहिए। अच्छा 10 सेकंड और 10 सेकंड। मेरा सिंपल सवाल, 1 सेकंड सुनिए ना जय जी।
ये संविधान आप लेके घूमते हैं। क्या अगर किसी ने जय श्री राम का नारा लगाया तो क्या आप पत्थरबाजों को जस्टिफाई कर रहे हैं? हाँ या नहीं किया है? नहीं दूसरा धर्मेंद्र यादव जी जवाब दीजिए। बोर्ड पे पूरे देश को गुमराह कर रही है भारतीय जनता पार्टी। वक्फ बोर्ड की जो एपेक्स बॉडी है वो सेंट्रल वक्फ बोर्ड कमेटी होती है, जिसमें देश का लॉ मिनिस्टर चेयरमैन होता है, और आपकी सरकार का लॉ मिनिस्टर चेयरमैन अगर है। सवाल संभल हरिहर मंदिर से उठकर आ गया अब वक्फ बोर्ड तक। दोनों तरफ से सवाल यही पूछा जा रहा है। संविधान अगर उठाया जा रहा है तो संविधान के हिसाब से चलिए। संविधान में कोर्ट जाना सबके लिए खुले हैं रास्ते। कोर्ट्स में बहस कीजिए, जो पक्ष अपना समझा पाएगा, कोर्ट जो भी उस पर वर्डिक्ट देगा, देश उसी से चलेगा। ये बीच में डराना, धमकाना और जिस तरह से लोकतंत्र में भीड़ तंत्र को जस्टिफाई करना शुरू हो गया है, ये देश के लिए सही नहीं है। मैं नहीं चाहती कि देश में विवाद हो, लेकिन अगर किसी मुद्दे पर विवाद है तो उसे सिर्फ और सिर्फ इस देश की अदालतें ही सॉल्व कर सकती हैं। अदालत जाइए ना, अदालत जाने में परहेज क्यों? उस पर सवालिया निशान क्यों? यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है।